ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम आपको कल कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट बता चुके थे किसी मटेरियल को पहचानने का। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज एन एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सॉलिड। एक सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा किस तरीके से फॉर्म होता है। फिर से हम एक वो बोहर एटॉमिक मॉडल्स को लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बोहर एटॉमिक मॉडल है। कल आपको बताए थे हम कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये बेसिकली हमारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका न्यूक्लियस का जो फोर्स है इस आउटर शेल का, इसको बेसिकली हम आउटर शेल से बोलते हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में यही हमारे पास सबसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली हमें इसी का ही कंसिडरेशन करना होता है। अगर आपको पता है कि जो अंदर की स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी लेस है, ठीक है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अगर ये जो आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन है अगर ये एनर्जी को लेगा तो ये किसी और स्टेट्स में जाएगा और ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तो ये क्या आएगा, अपनी इनर स्टेट में है, क्योंकि इनर शेल्स की जो एनर्जी है वो आपकी लेस है और आउटर सेल की एनर्जी क्या है, आपकी बेसिकली एक ज्यादा है। तो अगर आप जानते हैं कि किसी भी सॉलिड का अगर फॉर्मेशन करना हो तो सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सॉलिड जो होता है वो बेसिकली आपके कई सारे एटम से मिलकर बना होता है, कई सारे एटम से मिलकर बना होता है। अगर एक सिंगल एटम्स की अगर हम एक सिंगल एटम्स को देखेंगे, अगर हम एक सिंगल एटम्स की बात करेंगे तो उस सिंगल एटम्स को बेसिकली बोलते हैं हम एक आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम, दैट सिंगल एटम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड एटम। अगर एक सिंगल एटम्स को बेसिकली हम आइसोलेटेड एटम बोलते हैं। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है नो एटम नियर बाई, नो एटम नियर बाई। तो अगर थोड़ा सा इसको अगर हम ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल एटम्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक आइसोलेटेड एटम्स बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हम एटम्स, सॉलिड कैसे फॉर्म होता है, सॉलिड तभी फॉर्म होता है कि जब दो पर्टिकुलर आइसोलेटेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस अगर काफी कम हो जाएगी। तो अगर हम कई सारे एटम्स को मिला दें तो कई सारे एटम्स को मिलाने के बाद आपका क्या बनता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है या फिर आपका सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम एक सिंपल से दो एटम्स को देखें, अगर ये हमारे पास एक एटम्स है इस तरीके से, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा एटम है ये, ठीक है, तो इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन एटम्स को करस्पॉन्डिंगली पास पास लेते चले जाएं तो इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस काफी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि जैसे कि अगर दो एटम्स पास पास में तो उनमें क्या होगा कि एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि बेसिकली उनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो जब अगर हम इसको इस तरीके से समझना चाहें थोड़ा सा, अगर मैं तो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है कि मैंने लिखा है फॉर डिजाइन द सॉलिड मटेरियल, फॉर डिजाइन द सॉलिड मटेरियल। अगर आपको सॉलिड मटेरियल डिजाइन करना है टू रिड्यूस द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ठीक है ना, जैसे कि आपका लिक्विड होता है तो लिक्विड के बीच में क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है वो इतना ज्यादा लार्ज नहीं होता। पर सॉलिड कैसे फॉर्म होता है, सॉलिड तभी फॉर्म होता है कि अगर आप दो एटम्स के बीच में करस्पॉन्डिंग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कंटिन्यूसली रिड्यूस करते चले जाएंगे तो फाइनली आपका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एक सॉलिड बनता है। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको बताए भी थे कि हम सेमी कंडक्टर में बेसिकली जो हमारे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, हम सेमी कंडक्टर मटेरियल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको क्रिस्टल फॉर्म करना है तो क्रिस्टल फॉर्म करने में सपोज दैट ये आपका कोई एक सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी में आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एटम्स को काफी पास पास आना पड़ेगा। तो जब सपोज ये एटम्स आपका एक ही है, एक दूसरा एटम जिसके इन्फ्लुएंस में है, तीसरा एटम, तो काफी पास पास एटम्स है, तो बेसिकली क्या बनेगा आपका फाइनली एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर एक सॉलिड स्टेट आपको सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो दो एटम्स के करस्पॉन्डिंग आपकी डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, यानी आपको एटम्स को बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में लाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एनर्जी बैंडिंग सिस्टम का कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा मैं अगर 4 ग्रुप के एलिमेंट्स को लूँ तो 4 ग्रुप के एलिमेंट में जैसे कि आपका कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है और आपका टिन है। तो बेसिकली हमारा जो मोस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो हम कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेते हैं। तो ये क्यों लेते हैं ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको जैसे कि थोड़ा सा सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 14 होता है। अगर इसको हम पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करें तो सिलिकॉन को 14 एटॉमिक नंबर होता है। तो उसको कैसे सोचते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, देन 3p2। तो अगर सिलिकॉन्स को देखें तो सिलिकॉन्स के इनर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर क्या है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस एटम को अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स की उसको मोर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर हम ये अपना अगर ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है तो अगर एक सिलिकॉन एटम क्या करेगा अपने करस्पॉन्डिंग 4 सिलिकॉन एटम से पेयरिंग कर क्या कर सकता है अपना ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। कि सपोज ये आपका एक सिलिकॉन एटम है ए, ठीक है, तो एक आपका इसके करस्पॉन्डिंग एटम कुछ इस तरीके से हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक आपका एटम कुछ इस तरीके से ये हो गया और एक का ये हो गया। तो ये आपका बीच वाला सिलिकॉन एटम है। तो इसके पास क्या है, इसके पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके पास खुद के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास कहाँ से मिलेंगे अपने नीबर एटम से क्या मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो फाइनली इस सिलिकॉन एटम का क्या हो जाएगा अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसके बीच में बॉन्डिंग कौन सी हो रही है कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिलिकॉन एटम अपने आउटर मोस्ट के 4 नियर बाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर अपना क्या कर सकता है एक ऑक्टेट पूरा कर सकता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जैसे 1s2 है तो इसमें अगर हम यहाँ पे एनर्जी अगर बेसिकली हम एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचना चाहें, एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर एक सबसे पहले मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ एक सिंगल एटम के लिए बना रहा हूँ। ये जो डायग्राम है ये आपका सिंगल एटम के लिए डायग्राम है, दैट डायग्राम ओनली है सिंगल एटम। एक सिंगल एटम के लिए जो सिर्फ एक सिलिकॉन एटम को हम डायग्राम लेके बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आउटर शेल्स की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या होता है हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बढ़ती है। बट अगर हम एक सिंगल एटम्स के लिए देखेंगे तो हमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमारा सिर्फ एक सिंगल एटम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये क्या है आपका सबसे इनर सेल है, सबसे अगर इनर सेल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे कम होगी। तो इसकी एनर्जी को हमने सपोज ड्रॉ कर लिया ऐसे करके 1s2। तो ये आपका इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टेट होंगी आपकी 2 एनर्जी स्टेट होंगी और दोनों एनर्जी स्टेट कैसी है आपकी फुल्ली फिल्ड है। उसके बाद में आपका क्या है 2s2 है, तो 2s2 की एनर्जी स्टेट जो होगी इसके कंपैरिजन में और क्या होगी ज्यादा होगी, 2s2 एनर्जी स्टेट हो गया। उसी तरीके से आपका 2p6 है, तो 2p6 में कितनी एनर्जी स्टेट होंगी 6 स्टेट होंगी क्योंकि p ऑर्बिटल में है और इसमें भी कितनी एनर्जी स्टेट होंगी 2 स्टेट होंगी। उसी तरीके से अगर आप 2p6 के बाद में 3s2 पे देखेंगे तो 3s2 पे कितनी स्टेट होंगी आपके 2 स्टेट होंगी जो कि क्या है फुल्ली फिल्ड है। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा सबसे आउटर मोस्ट में 3p2 आएगा। तो 3p2 में p में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 होते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सके। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बाकी के 4 क्या है रिमेनिंग है। तो हम इसकी बोल सकते हैं कि p में आपकी 6 स्टेट होंगी और उस 6 स्टेट को जो हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि उन 2 पर्टिकुलर पार्ट में 2 स्टेट्स तो आपकी कैसी हैं 2 स्टेट्स कैसी हैं आपकी फिल हैं और आपकी 4 स्टेट कैसी हैं 4 स्टेट आपकी कैसी हैं एम्प्टी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये 4 स्टेट को क्या करेगा फिल करने की कोशिश करेगा। तो हम आपको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में कितना एटॉमिक नंबर है 4 है, तो उसको लिख लेते हैं 1s2 2s2, ठीक है, 3s2, ठीक है, 3p6 और 4s2। ठीक है, 1s2 2s2 थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड रुकिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 4 1s2 2s2 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया लो एनर्जी स्टेट हो गया और ये क्या हो गया आपका हाई एनर्जी स्टेट हो गया। आपको ग्राफ से देखने में लग रहा होगा कि हम लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि अगर हम इस पर्टिकुलर हमें बेसिकली इनसे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो इनर एनर्जी स्टेट है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। हमको बेसिकली इस आउटर मोस्ट सेल से ही बेसिकली हमारा मेन मतलब है क्योंकि उसमें 2 एनर्जी स्टेट तो हमारे फिल हैं और 4 एनर्जी स्टेट हमारे क्या है एम्प्टी हैं।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल्स को समझें, अगर देखिए सिंपल से, अगर आप सिंपल से पहले आप एक, ये आपने दो डायग्राम ले लिए, ये आपकी, ये आपका एक न्यूक्लियस ये है और ये आपका एक न्यूक्लियस ये अब एक आइसोलेटेड एटम नहीं, यानी कि आप दो करस्पॉन्डिंग एटम को पास पास ले आए हैं। और एक सिलिकॉन के एटॉमिक सिस्टम में क्या है कि उसके पास आपके कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और ये मान लो अब 4। ठीक है, उसी तरीके से इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4। और अगर आप एक सिंगल एटम्स लो, सिंगल एटम्स आपने इस तरीके से लिए, तो सिंगल एटम में एक आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ही है। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में जब हम दो एटम्स को पास पास लेकर आते हैं, यानी दो एटम्स को पास पास लाने का मतलब ये है कि अगर हम उनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कंटिन्यूसली रिड्यूस करते चले जाते हैं और फिर हमें एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इनिशियली में क्या था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में था, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उस पर्टिकुलर एक एटम का। इस एटम का क्या नाम मान लें, एटम नंबर 1 मान लें, एक सिंगल एक एटम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल शो कर रहा है। तो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया एक सिंगल एटम का एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया, क्यों दिखाया है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, आपको नहीं पता कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसका है कि इसका है। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली आपके दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है और एक इस न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है। तो अब क्या करेगा, इस पे दो न्यूक्लियस के फोर्स लगने की वजह से इसका जो एनर्जी लेवल है वो बेसिकली अब डिस्क्रीट ना होकर एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा, स्प्रेड नेचर का हो जाएगा। तो अब इसका एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा, एक स्प्रेड नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब यही था कि पहले में क्या था कि सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, तो एनर्जी लेवल कैसा था, डिस्क्रीट नेचर का था। जब हमने एटम्स को पास पास लेकर आए, तो एटम्स को पास पास लाने पर क्या हुआ कि वो एटम्स में जब कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग हुई, तो अब एनर्जी लेवल क्या हो गया, आपका डिस्क्रीट हो गया। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, तो जो आपका, जो मैंने अगर एक सिंगल एटम एक ही बात करें और ये इस लेवल का डायग्राम है, पर अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में काफी एटम्स को पास लाएं, तो सिलिकॉन क्या करेगा, अपना, इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसको दे दिया ए। अब ये जो एटम्स, जो इसके आउटर मोस्ट का सेल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट सेल में, जो आपका पी सेल में जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं, अब जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये वाले, तो इसके न्यूक्लियस में ये वाला फोर्स ही लग रहा है, इसमें ये वाला फोर्स ही लग रहा है, इसमें ये वाला फोर्स ही लग रहा है। तो अब क्या होगा कि पहले क्या था कि सिंगल एक एटम था, अब क्या होगा कि इसका एनर्जी लेवल जो है वो अलग अलग डिस्क्रीट लेवल में टूट जाएगा, क्योंकि अब पहले तो सिंगल एक एनर्जी लेवल था सिर्फ एक सिंगल एटम्स के लिए, पर देखिए पहले क्या था, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस देखिए यहाँ पे ज्यादा है, पर जैसे जैसे आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते चले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाते चले जाते हैं, तो ये एटम्स आसपास पास पास आते चले जाते हैं। जब एटम्स पास पास आते चले जाते हैं, तो ये वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये कई सारे अपने करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आने लगता है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी है वो आपका एनर्जी क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है। तो पहले तो सिंगल एक न्यूक्लियस की वजह से एनर्जी कितनी थी, ए थी, और जब इसको कंटिन्यूसली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस किए, तो अब एनर्जी, तो अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन से फोर्स कौन सा लग गया, बी की वजह से फोर्स लग गया, सी की वजह से फोर्स लग गया, डी की वजह से फोर्स लग गया, ई की वजह से फोर्स लग गया। यानी कहने का मतलब ये कुल मिला के जो आपकी एनर्जी थी वो क्या हो गई, आपकी स्प्रेड होने लगी। अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और अच्छे से दोबारा फिर से ड्रॉ करूं, तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरा क्या था, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था, और ये मेरा क्या था, एनर्जी लेवल था, एनर्जी लेवल था। तो इनर शेल्स की तो हमने आपको बताया कि इनर शेल से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इनर शेल का जो एनर्जी लेवल क्या रहेगा, वो हमारा जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। तो उसको लिख सकते हैं हम, इनर शेल unaffected by solid formation। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपके ये ऊपर के जो एनर्जी स्टेट्स थे, वो एनर्जी स्टेट्स क्या होने लगे, आपके कुछ इस तरीके से स्प्लिट्स होने लगे। जो आपके पी शेल के एनर्जी लेवल थे, ये आपके पी शेल के एनर्जी लेवल थे, वो आपके क्या करने लगे, आपके बेसिकली स्प्लिट्स करने लगे। तो मैंने वही आपको लिखा है कि इफ वी, फिर मैंने आपको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पॉइंट एक लिख सकते हैं, हम पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी डिक्रीज द interatomic if we decrease the interatomic distance between the two atoms, between the two atoms, the energy split
and form the energy band। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या था कि पहले डिस्क्रीट एनर्जी थी, अब क्या बनने लगा, एक तरीके का बैंड बनने लगा। ठीक है, इस तरीके का बैंड लगने लगा। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से आपको ड्रॉ कर देता हूँ, तो अच्छे से आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार इसको अच्छे से और ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपके थे इनर सेल से सेल। तो अब क्या हुआ कि आपका उसके बाद में क्या हुआ कि आपके जो सिलिकॉन का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, तो इनर के तो आपके टोटली फिल थे, आउटर में क्या था कि आपका 3s2 और 3p2 था। यानी आप देखेंगे तो 3s2 और 3p2 यही तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन थे। तो एश अगर हम सिंपल एक एटम्स के लिए बनाएंगे तो हमने एक सिलिकॉन एटम्स को ले लिया, पर जो सॉलिड का फॉर्मेशन होगा वो n एटम्स के लिए होगा। तो n एटम्स के लिए कितनी स्टेट्स हो जाएंगी आउटर मोस्ट सेल में? अगर s की बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 2n स्टेट हो जाएंगी। और 2p के लिए कितनी हो जाएगी? 2n फिर से स्टेट, टोटल 6n स्टेट हो जाएंगी। और इस 6n स्टेट में 2n स्टेट आपकी फील्ड है और 4n स्टेट आपकी क्या है? एम्प्टी। अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो ये तो था आपका इनर शेल जो कि कंप्लीटली फिल था। और ये क्या है? आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इट्स एन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। और ये क्या है? आपका एनर्जी। इट्स एन डिस्टेंस, इट्स ए कर्व बिटवीन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड द एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो अगर हम 2n स्टेट्स के लिए देखें, 2n फॉर एस सिस्टम, तो एस सिस्टम के लिए आपका स्टेट कैसी है? फेल है। ठीक है, बट अगर हम पी सिस्टम के लिए देखें तो पी के लिए क्या है कि जैसे जैसे पहले तो आपकी देखिए इस आपका पहले तो जब डिस्टेंस काफी ज्यादा था तो एनर्जी लेवल कैसा था? आपका डिस्क्रीट नेचर का था। अब एनर्जी लेवल आपका डिस्क्रीट नेचर का ना होके अब एनर्जी लेवल क्या होगा? आपका कुछ इस तरीके से स्प्रेड होने लगेगा। दैट एनर्जी लेवल इज टू बी कंटिन्यूसली स्प्रेडिंग। तो इस तरीके से हमारा जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल का कंटिन्यूसली हमारा स्प्रेडिंग होने लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जो आपका एनर्जी लेवल कंटिन्यूसली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को घटाने पे कंटिन्यूसली जो आपका एनर्जी लेवल आपका जो घटा है, जो बेसिकली आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को घटाने पर जो आपकी एनर्जी लेवल की स्प्रेडिंग हुई है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होता है कि एक पर्टिकुलर हमारे पास कुछ ये एरिया है, एक पर्टिकुलर हमारे पास कुछ एक ये एरिया है, एक पर्टिकुलर हमारे पास कुछ एक ये वाला एरिया है और एक पर्टिकुलर हमारे पास कुछ एक ये वाला एरिया है। तो जो अपर मोस्ट सिस्टम है, ये जो देख रहे हैं ना आप, एक तरीके का बैंड फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक तरीका का बैंड फॉर्मेशन हो रहा है कि हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कंटिन्यूसली घटा रहे हैं और उसके आउटर मोस्ट सेल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और एटॉम के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसकी एनर्जी है वो बेसिकली क्या हो रही है? स्प्लिट्स हो रही है। तो ये अपर पार्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं? हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। एट अपर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? बेसिकली हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। लोअर पार्ट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड और इनके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस तरीके से ये जो आपका कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका बेसिकली फॉर्म होता है। तो बेसिकली अगर हम सिलिकॉन के लिए बात करें तो अगर मैं इसको मार्किंग दे दूं 1 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम और 7 एंगस्ट्रॉम करके, तो अगर हम एक सिलिकॉन एटम्स के करस्पॉन्डिंग अगर बैंड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, एनर्जी बैंड का बनाना चाहते हैं, तो दो एटम्स की करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस अगर 1 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, तो इस तरीके से उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम कभी भी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर अगर इस ग्राफ के बेसिस पे अगर हम कभी भी अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर, तो मैक्सिमम लोग आपको एनर्जी बैंड डायग्राम से बेसिकली क्या करने की कोशिश करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम देखें फॉर एन सेमीकंडक्टर सिस्टम, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कंडक्शन बैंड था वो हमारा क्या था? अपर पार्ट था और वैलेंस बैंड क्या था? लोअर पार्ट था और बीच का गैप क्या था? फॉरबिडन एनर्जी बैंड का। तो इसको कुछ हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ये हमारी एनर्जी है। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और ये पार्ट बेसिकली क्या होता है? हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। और इसके बाद में क्या होता है कि ये पार्ट हमारा होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इसका बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इसके बीच का क्या होता है? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये बेसिकली हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। अगर हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करें
ठीक है। और अगर हम एक बेसिकली इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर के केस में क्या, एक सेकंड रुकिए, ये तो हमारा पार्ट हो गया सेमी कंडक्टर के बीच में। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा, जो हमारा एनर्जी बैंड गैप होगा वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा। ठीक है। अगर वही हम कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, कर सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर दोनों के बीच में एनर्जी गैप का ओवरलैपिंग सिस्टम अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर के केस में क्या होगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो आपका एनर्जी गैप होगा बेसिकली कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सेमी कंडक्टर मटेरियल को एनर्जी बैंड डायग्राम पे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो बेसिकली आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। अगर हम एक कंडक्टर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कंडक्टर के केस में हमारा जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनके बीच में बैंड होता है। जब ओवरलैप करेंगे क्योंकि बीच का बैंड तो खत्म हो गया तो एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होगा। पर अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के केस में हमारा कंडक्शन बैंड और बैलेंस के बैंड के बीच में जो हमारा गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, एंड दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे बेसिकली अब आपका यहाँ से ईडीसी में मैं आपको, जिसको ये चीज समझ में आ गया कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड, उसको पूरा ईडीसी आपका इसी टॉपिक पर इसी पॉइंट पर बेस्ड है। ठीक है। चलिए, तो आपकी आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अब मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ।